एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर। सबसे पहले स्टूडेंट आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें। आज की क्लास का टॉपिक स्टूडेंट प्रीवियस क्लास पर डिपेंडेंट है। प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट डिस्कस किया है क्या, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया अपन ने। थॉमस यंग का जो प्रयोग था, जो व्यतिकरण की घटना का प्रायोगिक सत्यापन करता है, उस थॉमस यंग के प्रयोग के आधार पर आज की क्लास में व्यतिकरण प्रतिरूप में प्राप्त होने वाली दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियों के साथ में उनकी चौड़ाई का आकलन करने वाले हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप में प्राप्त होने वाली दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति क्या होगी, साथ ही व्यतिकरण प्रतिरूप में प्राप्त होने वाली दीप्त और अदीप्त जो फ्रिंजें होती है, उन फ्रिंजों की चौड़ाई क्या समान होती है या असमान होती है, उसका समीकरण क्या होगा, ये आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन नोट्स बनाने के लिए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। आज की क्लास में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, थॉमस यंग के प्रयोग के आधार पर दीप्त फ्रिंजों की स्थिति का आकलन कर रहे हैं और फिर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई का आकलन करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहां पर व्यतिकरण प्रतिरूप में प्राप्त होने वाली दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति का आकलन करें। यदि व्यतिकरण प्रतिरूप की बात करें स्टूडेंट, तो व्यतिकरण प्रतिरूप में एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है। ये पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह। यदि आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा स्टूडेंट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या आई बटन पर जाकर आप क्लिक कर सकते हो, वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा और उस वीडियो को जरूर देखें। यदि आप पीछे की क्लास देखते हो तो ही आगे वाली क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आती है। सो रिक्वेस्ट स्टूडेंट कि यदि किसी क्लास को आप देखते हो तो उससे प्रीवियस क्लास के बारे में यदि आप थोड़ा सा देख लेते हो तो ही वो क्लास समझ में आती है। तो कंटिन्यू क्लासेस को आप देखते रहिए। आज की क्लास में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति का आकलन करें और फिर उनकी चौड़ाई का आकलन करें कि चौड़ाई कितनी होगी। तो उसके लिए यहां पर व्यतिकरण प्रतिरूप में अपने पास दो प्रकाश स्रोत है S1 और S2, जिनके बीच की दूरी ले। मान लो अपने पास यहां पर स्टूडेंट क्या है, दो प्रकाश स्रोत है अपने पास, क्या, एक S1 और दूसरा S2। सही है स्टूडेंट। इन दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की जो दूरी है वो यहां पर d मान लें। दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी क्या है, d है स्टूडेंट, ठीक है। और इन दोनों प्रकाश स्रोतों से d दूरी पर, कैपिटल D दूरी, ये अपने पास यहां पर क्या है स्टूडेंट, द्विस्लिट। और यहां पर ये अपने पास स्क्रीन पर्दा है जहां पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। इन दोनों प्रकाश स्रोतों से इस पर्दे की दूरी कैपिटल D मान ली स्टूडेंट। सही है, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल d मान ली। यहां पर इन दोनों स्रोतों का लंबवर्धक बिंदु, मान लो स्टूडेंट ये इन दोनों स्रोतों का लंबवर्धक बिंदु है जो पर्दे के बिंदु O पर मिलता है। इनका लंबवर्धक बिंदु जो पर्दे के बिंदु O पर मिलता है, इसका मतलब यहां पर बिंदु O पर स्टूडेंट क्या बनेगी, स्टूडेंट बिंदु O पर, पर्दे के बिंदु O पर हमेशा केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनेगी। तो ये इसका लंबवर्धक बिंदु O ले लिया अपन। सही है। अब यहां पर स्रोत S1 और S2 से पर्दे पर लंब डालें तो यहां पर स्टूडेंट ये बिंदु M और N पर मिलते हैं। सही है। अब यहां पर इस पर्दे के बिंदु P पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। सही है, पर्दे का बिंदु P ले लिया जहां पर व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा। अब इस बिंदु P पर व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंज बनती है या अदीप्त फ्रिंज बनती है, यह डिपेंड करता है स्टूडेंट स्रोत S1 और S2 से पहुंचने वाली तरंगों के पथांतर पर। पथांतर होता है क्या स्टूडेंट, जानते हो आप अच्छी तरह, पीछे भी डिस्कस किया है। इन दोनों स्रोतों से बिंदु P पर
पहुंचने वाली तरंगों के पथों का अंतर। मान लो स्टूडेंट यहां पर स्रोत S1 से एक प्रकाश तरंग जा रही है, इसी प्रकार स्रोत S2 से एक प्रकाश तरंग बिंदु P पर पहुंच रही है। सही है। तो यहां पर स्टूडेंट स्रोत S1 से पहुंचने वाली तरंग कम दूरी तय करिए, इसके पथ की लंबाई कम है, और स्रोत S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंग के पथ की लंबाई है वो अधिक है। तो यहां पर इन दोनों तरंगों द्वारा इस बिंदु P पर पहुंचने वाले पथों के जो अंतर है, उस पथों के अंतर को पथांतर कहते हैं। अर्थात S2P माइनस S1P, यदि इन दोनों का अंतर निकालें तो वही अंतर स्टूडेंट यहां पर पथांतर कहलाता है। सही है। तो बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनती है या अदीप्त फ्रिंज बनती है, यह किस पर डिपेंड करता है? बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के पथांतर पर निर्भर करता है। सही है। बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर पर निर्भर करेगा कि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनती है या अदीप्त फ्रिंज बनती है। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां पर इस बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य इस पथांतर को ही कैलकुलेट करें सबसे पहले, और उसके आधार पर बिंदु P पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति का आकलन करें। इसके लिए स्टूडेंट यहां पर इस बिंदु P की लंबवर्धक बिंदु O से जो दूरी है वो स्टूडेंट यहां पर मान ले xn है। सही है। लंबवर्धक बिंदु O से बिंदु P की दूरी को xn मान लिया स्टूडेंट। क्लियर है। इसके साथ ही यहां पर स्टूडेंट यदि अपन O से M की और O से N के बीच की दूरी की बात करें तो S1 और S2 के बीच की दूरी d है। ये इसका लंबवर्धक बिंदु, इसका मतलब यहां पर ये इसका विभाजन कर रहा है दो बराबर भागों में, तो यहां पर ये दूरी होगी स्टूडेंट कितनी? d बटा 2, और ये दूरी कितनी होगी स्टूडेंट? d बटे 2। O से N तक और O से लेकर M तक की जो दूरी है वो स्टूडेंट हो जाएगी d बटे 2। सही है। अब यहां पर स्टूडेंट इसी डायग्राम में देखो, मैं कुछ दूरियों को और दर्शाना चाहूंगा। यहां पर यदि अपन स्टूडेंट N से लेकर P तक के बीच की दूरी की बात करें तो N से P तक NP जो दूरी है वो कितनी होगी स्टूडेंट? तो उसके लिए यहां पर यदि OP प्लस ON को जोड़ दें तो क्या ज्ञात हो जाएगा? NP। OP में यहां पर क्या जोड़ दें? ON को जोड़ दें। OP में ON को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? NP। और स्टूडेंट ये NP कितना हो जाएगा? OP कितनी है स्टूडेंट? XN, और XN में क्या जोड़ दें? ON, और वो कितने स्टूडेंट? d बटे 2। तो N से लेकर P तक की जो दूरी है स्टूडेंट वो हो गई XN प्लस d बटे 2। क्लियर है। NP OP में ON जोड़ दिया तो XN प्लस d बटे 2। इसी प्रकार M से लेकर P तक की दूरी की बात करें स्टूडेंट, M से लेकर P तक की दूरी स्टूडेंट अपने पास ये है, तो इस दूरी को ज्ञात करें तो उसके लिए इस OP में से, देखो ध्यान से, इस दूरी OP में से इस ON को घटा दिया जाए तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? MP। MP क्या होगा स्टूडेंट? OP माइनस ON। OP में से ON को घटा दें, क्या मिल जाएगा? MP। तो यहां पर स्टूडेंट MP कितना हो जाएगा? यहीं पर मेंशन कर रहा हूं, कितना हो जाएगा? XN माइनस d बटे 2। M से लेकर P तक की जो दूरी है वो स्टूडेंट XN माइनस d बटे 2 हो गई। क्लियर है स्टूडेंट? यहां तक पथांतर का मान ज्ञात करना है अपने को S2P माइनस S1P का। तो पथांतर का मान ज्ञात करने के लिए यहां पर देखो इस डायग्राम में दो ट्राइंगल, दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखो यहां पर ध्यान से, इस डायग्राम में देखो त्रिभुज S1 MP से त्रिभुज S1 MP एक समकोण त्रिभुज है स्टूडेंट। सही है। तो इस समकोण त्रिभुज से देखें तो भाई कर्ण स्क्वायर बराबर स्टूडेंट क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सही है। तो यहां पर स्टूडेंट कर्ण क्या है? S1P का स्क्वायर इज इक्वल
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, S1 m का स्क्वायर प्लस m p का स्क्वायर। सही है, S1 p का होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, S1 p का स्क्वायर बराबर S1 m प्लस m p का होल स्क्वायर। सही स्टूडेंट, S1 p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है स्टूडेंट, S1 m अपने पास क्या है स्टूडेंट, स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी d, तो ये हो गया d स्क्वायर प्लस mp क्या है स्टूडेंट, डायग्राम में दर्शा दिया मैंने, mp OP माइनस OM कर देंगे तो MP मिल जाएगा, और वो कितना स्टूडेंट, xn माइनस d बटे 2 का होल स्क्वायर, xn माइनस d बटे 2 का होल स्क्वायर मिलता है स्टूडेंट। सही है, S1p का होल स्क्वायर अपने को ये मिलता है। क्लियर है, अब यहां पर देखो स्टूडेंट, मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं, क्या है, S1p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि स्टूडेंट यहां पर d स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो यहां पर तो क्या बच गया 1 प्लस यहां पर d स्क्वायर नहीं है, xn माइनस d बटा 2 का होल स्क्वायर बटे में d स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, इसमें से d स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस xn माइनस d बटा 2 का होल स्क्वायर बटे में d स्क्वायर। क्लियर यहां तक, अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग स्टेप, S1p इज इक्वल टू, दोनों तरफ वर्गमूल ले लें, वर्गमूल d स्क्वायर और स्टूडेंट वर्गमूल 1 प्लस xn माइनस d का होल स्क्वायर बटे में d स्क्वायर। सही स्टूडेंट यहां तक, तो यहां से S1p इज इक्वल टू d स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा d, और यहां पर स्टूडेंट यदि अपने पास अंडर रूट a है तो इस अंडर रूट a को मैं क्या लिख सकता हूं, a की घात 1 बटे में 2 लिख सकता हूं ना, तो इस अंडर रूट का हटाए तो क्या लिखें यहां पर d 1 प्लस xn माइनस d बटा 2 का होल स्क्वायर बटे में d स्क्वायर, और इसकी घात क्या लिखे स्टूडेंट 1 बटे में 2। क्लियर यहां तक, अंडर रूट बटा दिया, घात 1 बटा 2 लगा दिया। अब यहां पर द्विपद प्रमेय स्टूडेंट आप पढ़ चुके हो, क्या होती है 1 प्लस x की घात n होती है, तो उसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस nx लिख सकते हैं। सही है, ये एक द्विपद प्रमेय है स्टूडेंट। क्लियर है, तो इस बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से यहां पर S1p का मान क्या मिल जाएगा अपने को, S1p इज इक्वल टू d 1 प्लस n के स्थान पर कितना स्टूडेंट 1 बटे में 2, xn माइनस d बटा 2 का होल स्क्वायर बटे में d स्क्वायर। क्लियर यहां तक, जो घात थी वो अंदर गुणा होगी, घात 1 बटा 2 थी, तो यहां से S1p इज इक्वल टू, इसे d को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो d प्लस xn माइनस d बटा 2 का होल स्क्वायर बटे में 2d, एक d से d कैंसिल हो जाएगा। सो स्टूडेंट S1p इज इक्वल टू अपने को ये मान मिल रहा है, इसको मैं दे दूं इक्वेशन नंबर 1, ये मिल गई अपने को इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार S2p का मान ज्ञात करें तो वही दूसरा ट्रायंगल और लेंस में क्या है, त्रिभुज S2np से क्या ज्ञात करना है, S2p ज्ञात करना है। सही है, तो यहां पर सेम यही प्रोसीजर उसमें अप्लाई करेंगे, तो यहां पर ये मान ज्ञात कर सकते हैं। अंतर क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहां पर m से लेकर p तक की दूरी कितनी थी, xn माइनस d बटा 2, अब n से लेकर p तक की दूरी कितनी होगी, xn प्लस d बटे में 2, तो यहां पर ये डिफरेंस रहेगा इसमें केवल, तो इस समीकरण में क्या चेंज हो जाएगा, समीकरण में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट d प्लस xn प्लस d बटा 2 का होल स्क्वायर बटे में 2d।
ये मिल गया अपने इक्वेशन नंबर 2 इस दूसरे ट्राइंगल से। सही है, S1P और S2P दोनों मान मिल गए। ज्ञात क्या करना था स्टूडेंट? पथांतर। तो पथांतर क्या है स्टूडेंट? पथांतर S2P माइनस S1P। इसका मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें, क्या मिलेगा? D प्लस XN प्लस D बटा 2 का होल स्क्वायर बटे में 2D माइनस D प्लस XN माइनस D बटा 2 का होल स्क्वायर बटे में 2D। तो यहां से S2P माइनस S1P इज इक्वल टू D प्लस XN प्लस D बटा 2 का होल स्क्वायर बटे में 2D माइनस D माइनस XN माइनस D बटा 2 का होल स्क्वायर बटे में 2D। तो ये D से D कैंसिल हो गया। सही स्टूडेंट, अब यहां पर S2P माइनस S1P इज इक्वल टू क्या मिलेगा? XN प्लस D बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस XN माइनस D बटा 2 का होल स्क्वायर बटे में 2D। लगभग मिले इसका एक साथ बटे में 2D। तो S2P माइनस S1 क्या मिल जाएगा? S2P माइनस S1P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस बी और A माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा स्टूडेंट? XN का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बटे में 4 प्लस 2XN D बटा 2। सही है, A प्लस बी का होल स्क्वायर मिल गया। क्लियर है स्टूडेंट? माइनस XN स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बटे में 4 माइनस 2XN D बटे में 2 बटे में 2D। A प्लस बी और A माइनस बी का होल स्क्वायर था तो ये मिल गया अपने को। आगे क्या मिल गया? S2P माइनस S1P इज इक्वल टू XN का होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बटे में 4 प्लस ये 2 से 2 यहां पर कैंसिल हो गया, क्या मिल गया? XND माइनस इस माइनस को अंदर मिला करें XN का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बटे में 4 और ये माइनस माइनस प्लस XND क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बटे में 2D। क्लियर है यहां तक? XN स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव D स्क्वायर बटे में 4 D स्क्वायर बटे में 4 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। XND प्लस XND तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट? 2XND बटे में 2D। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और पथांतर क्या हो गया स्टूडेंट? S2P माइनस S1P इज इक्वल टू XND बटे में D। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 दे दूं। बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य जो पथांतर है स्टूडेंट वो पथांतर अपने को मिल गया S2P माइनस S1P इज इक्वल टू XND अपॉन D। तो अभी मैंने आपको बताया कि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनती है या अदीप्त फ्रिंज बनती है, ये किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट? बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर पर। सही है, पथांतर का मान अपन ने ज्ञात कर लिया S2P माइनस S1P इज इक्वल टू XND अपॉन D। पथांतर का मान यहां पर ज्ञात कर लिया है। सही स्टूडेंट, इसका यहां पर एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके थोड़े से पार्ट को मैं मिटा देता हूं। हाँ, तो यह स्टूडेंट यहां पर पथांतर अपने को ये मिल रहा है। अब बिंदु P पर संपोषी या विनाशी व्यतिकरण, उसके लिए पथांतर पीछे डिस्कस कर चुके हैं व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण में। तो यहां पर मैं इसमें पहली कंडीशन मानूं स्टूडेंट क्या है? यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनती है,
यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनती है तो स्टूडेंट क्या होगा, तो पथांतर क्या होगा, तो पथांतर संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर S2P माइनस S1P इज इक्वल टू n लैम्डा। मैं इसे इक्वेशन नंबर 4 देता हूं, क्योंकि स्टूडेंट यहां पर यह कंडीशन है किसकी, संपोषी व्यतिकरण की। संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर S2P माइनस S1 इज इक्वल टू n लैम्डा होता है इसका। सही है। तो यहां पर बिंदु P पर यदि दीप्त फ्रिंज बन रही है तो उसकी स्थिति क्या होगी स्टूडेंट, तो उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए समीकरण 3 और समीकरण 4 की तुलना कर दें। समीकरण 3 व 4 से क्या मिलेगा स्टूडेंट, xn d अपॉन डी, S2P माइनस S1P का मान xn d अपॉन डी इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहां से xn इज इक्वल टू क्या मिल रहा है स्टूडेंट, dn लैम्डा अपॉन डी। इसे मैं इक्वेशन नंबर 5 देता हूं। इस समीकरण की सहायता से बिंदु P पर बनने वाली दीप्त फ्रिंज की स्थिति का मान ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु P पर यदि दीप्त फ्रिंज बन रही है तो उस दीप्त फ्रिंज की स्थिति का मान यहां पर समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। कैपिटल D स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी है, लैम्डा स्रोतों से आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, स्मॉल d दोनों स्रोतों के बीच की दूरी है, और n कौन सी दीप्त फ्रिंज आपको कैलकुलेट करनी है। पहली दीप्त फ्रिंज कैलकुलेट करनी है तो n बराबर 1, दूसरी दीप्त फ्रिंज कैलकुलेट करनी है तो n बराबर 2, तीसरी दीप्त फ्रिंज कैलकुलेट करनी है तो n बराबर 3 पुट कर सकते हैं। सही है। तो इस लंबवर्धक बिंदु से या इस लंबवर्धक बिंदु के दोनों ओर कौन सी स्थितियों पर दीप्त फ्रिंज बनेगी उसका आकलन इस समीकरण की सहायता से किया जा सकता है। सही है। दीप्त फ्रिंज की स्थिति का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण का उपयोग किया जा सकता है स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक। अब यहां पर दूसरी कंडीशन मान लें, क्या, कि बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज बनती है। दूसरी कंडीशन मान ले, क्या है स्टूडेंट, यदि बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज बनती है, बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज बनती है तो क्या होगा। दीप्त फ्रिंज बनती है तो उसकी स्थिति का मान ये ज्ञात कर लिया अपन ने, और अदीप्त फ्रिंज बनती है तो स्टूडेंट अदीप्त फ्रिंज विनाशी व्यतिकरण की स्थिति को दर्शाता है, और विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर पीछे डिस्कस कर चुके हैं। S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2n माइनस 1 हाफ लैम्डा। 2n माइनस 1 हाफ लैम्डा यहां पर ये विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में पथांतर को दर्शाता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 देता हूं। सही है। विनाशी व्यतिकरण की अवस्था में पथांतर का मान यह है, तो बिंदु P पर यदि विनाशी व्यतिकरण घटित हो रहा है, अदीप्त फ्रिंज बनती है, तो उस स्थिति में उसका मान, उसकी स्थिति का आकलन किस समीकरण की सहायता से ज्ञात करें, तो इसके लिए समीकरण 3 और 6, समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 से पथांतर क्या है स्टूडेंट, xn d बटे वे डी इज इक्वल टू, समीकरण 6 से पथांतर क्या है स्टूडेंट, 2n माइनस 1 हाफ लैम्डा। सही है। तो यहां से यदि बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज बनती है तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी स्टूडेंट, उसकी स्थिति हो जाएगी स्टूडेंट d 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2d, 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2d, ये इसका समीकरण हो जाएगा। या फिर स्टूडेंट इस समीकरण को लिख सकता हूं d n माइनस हाफ लैम्डा अपॉन d। इस समीकरण को मैं इस रूप में भी लिख सकता हूं। तो इस समीकरण की सहायता से मैं इसे इक्वेशन नंबर 7 दे दूं। इस समीकरण की सहायता से बिंदु P पर बनने वाली उस अदीप्त फ्रिंज की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। तो यहां पर यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनती है तो उसकी स्थिति का आकलन करने के लिए इस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। मतलब लंबवर्धक बिंदु, केंद्रीय बिंदु के दोनों ओर
कौन कौन सी स्थितियों पर दीप्त फ्रिंज बनती है उसका आकलन करने के लिए समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। और केंद्रीय बिंदु के दोनों ओर कौन सी स्थितियों पर अदीप्त फ्रिंज बनती है, उन अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात करने के लिए इस समीकरण का उपयोग किया जा सकता है। सही है, दीप्त फ्रिंज बनती है तो संपोषी व्यतिकरण घटित होता है, अदीप्त फ्रिंज बनती है तो विनाशी व्यतिकरण घटित होता है। संपोषी व्यतिकरण में पथांतर n लैम्बडा होता है और विनाशी व्यतिकरण में पथांतर 2n-1 हाफ लैम्बडा होता है। पीछे व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण में अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। तो यहां पर बिंदु P पर अर्थात पर्दे पर बनने वाले उन दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात करने के लिए समीकरण 5 और समीकरण 7 का उपयोग किया जा सकता है। सही है स्टूडेंट, फ्रिंजों की स्थितियां ज्ञात की जा सकती है कि बिंदु O के चारों ओर कौन सी स्थितियों पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनेगी, उनकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं इन दोनों समीकरणों की सहायता से। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? अब फ्रिंजों की स्थिति तो ज्ञात कर ली, अब यहां पर व्यतिकरण प्रतिरूप में बनने वाली उन दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी, उन दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। सही है, तो उन दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करने के पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इंपोर्टेंट डेरिवेशन स्टूडेंट यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर देखो आगे अब देखते हैं इन दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी। अब यहां पर बिंदु P पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज जो बन रही है, व्यतिकरण प्रतिरूप में जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती है उनकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखो स्टूडेंट, वही दो कंडीशन अपने पास है कि बिंदु P है, पर्दे का बिंदु P देखो स्टूडेंट, उस बिंदु P पर पहली कंडीशन में क्या बन रहा है स्टूडेंट, पहली कंडीशन में बिंदु P पर एक दीप्त फ्रिंज बनती है। क्या बनती है? बिंदु P पर एक दीप्त फ्रिंज बनती है। सही है, और उसके दोनों ओर क्या बनती है स्टूडेंट? अदीप्त फ्रिंज बनती है। उसके दोनों ओर क्या बन रही है? अदीप्त फ्रिंज बन रही है। बिंदु P है अपने। सही है, पहली कंडीशन कौन सी? दीप्त फ्रिंज की स्थिति, जिसे अपन संपोषी व्यतिकरण कह रहे हैं। सही है, दूसरी कंडीशन क्या थी? अदीप्त फ्रिंज, विनाशी व्यतिकरण। तो यहां पर दूसरी कंडीशन में जो बिंदु P लिया है स्टूडेंट, उस बिंदु P पर क्या बन रही है? अदीप्त फ्रिंज बन रही है। उस बिंदु P पर क्या बन रही है? अदीप्त फ्रिंज बन रही है जब विनाशी व्यतिकरण घटित हो रहा है। और इस अदीप्त फ्रिंज के दोनों ओर क्या बन रहा है स्टूडेंट? दीप्त फ्रिंज बन रही है। उस अदीप्त फ्रिंज के दोनों ओर क्या बन रहा है? दीप्त फ्रिंज बन रही है, अदीप्त फ्रिंज के दोनों। सही है, यहां पर ये क्या है? दीप्त फ्रिंज। और यहां पर बिंदु P पर क्या बन रही है? अदीप्त फ्रिंज। बिंदु P पर बनने वाली है दीप्त और अदीप्त फ्रिंज। दीप्त फ्रिंज की स्थिति xn के रूप में, मान लो ये बिंदु O था अपना, तो उस O से इस बिंदु P की दूरी xn के रूप में ज्ञात कर दी। यहां पर भी बिंदु O से बिंदु P की जो दूरी है वो xn के रूप में ज्ञात कर दी। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां पर यदि अपन दीप्त फ्रिंज, बिंदु P पर यदि दीप्त फ्रिंज बनती है तो उसके दोनों ओर क्या बनेगी? अदीप्त फ्रिंज बन रही है। सही है, अब यहां पर इन अदीप्त फ्रिंजों के दोनों ओर फिर से क्या बनेगी स्टूडेंट? दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। सही है, यहां पर फिर से क्या मिलेगी? दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। सही है, और यहां पर इस दीप्त फ्रिंज के ऊपर
क्या मिलेगी, फिर से अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। क्लियर है? यहां पर ये कौन सी दीप्त फ्रिंज है स्टूडेंट? एनवी दीप्त फ्रिंज है। इसके आगे वाली फ्रिंज n+1 भी, आगे वाली ले लें तो इस स्थिति को मैं क्या ले लूं, xn+1। ये स्टूडेंट यहां पर फिर से दीप्त फ्रिंज बन रही है। ये एनवी दीप्त फ्रिंज है और ये n+1 भी दीप्त फ्रिंज है। इसी प्रकार यहां पर xn, बिंदु O से बिंदु P की दूरी के लिए xn, तो यहां पर बिंदु P पर एनवी दीप्त फ्रिंज बन रही है, सॉरी अदीप्त फ्रिंज बन रही है, एनवी अदीप्त फ्रिंज, सही है। तो इससे आगे वाली जो अदीप्त फ्रिंज है यहां पर फिर से क्या मिल रही है, अदीप्त फ्रिंज, सही है। तो ये इससे आगे वाली xn+1 भी अदीप्त फ्रिंज। क्लियर स्टूडेंट? एग्जाम्पल के तौर पर मान लें यदि ये 5वीं फ्रिंज है तो ये क्या होगी, 6ठी फ्रिंज। यदि ये 7वीं फ्रिंज है तो ये होगी 8वीं फ्रिंज। लगातार होगी ना। और व्यतिकरण प्रतिरूप में ये अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट क्या, कि व्यतिकरण प्रतिरूप में एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है। अर्थात दो दीप्त फ्रिंजों के मध्य एक अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है और दो अदीप्त फ्रिंजों के मध्य एक दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। देखो यहां पर पहले डायग्राम में दो क्रमागत क्या है, 5वीं और 6ठी दीप्त फ्रिंज है, 5वीं और 6ठी या एनवी और n+1 भी एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो ये क्रमागत दीप्त फ्रिंज है। इन क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच में क्या बन रही है स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में यहां पर ये कौन बैठा है, इन दोनों के बीच में स्टूडेंट यहां पर ये एक अदीप्त फ्रिंज आ रही है, सही है। यहां पर इन दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच में एक अदीप्त फ्रिंज बनती है तो उस अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, सही स्टूडेंट। तो यहां पर पहली कंडीशन में अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, पहली स्थिति में अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी ये ज्ञात कर सकते हैं। क्यों स्टूडेंट, तो ये बताया मैंने क्या, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच में एक अदीप्त फ्रिंज बनती है तो उस n+1वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति में से nवीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति को घटा दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट, उस अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी, सही है। तो देखो कैसे, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंजों की चौड़ाई को बीटा से व्यक्त करें तो उस n+1वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति में से nवीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति को घटा दो, 6वीं फ्रिंज की स्थिति में से 5वीं फ्रिंज की स्थिति को घटा दो तो उनके बीच में बनने वाली उस अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। आगे समझो स्टूडेंट, तो यहां पर बीटा इज इक्वल टू, अब यहां पर n+1 क्या है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति, और दीप्त फ्रिंज की स्थिति स्टूडेंट कैलकुलेट कर ली, ये है अपने पास, यहां पर n भी है तो n के स्थान पर n+1 कर दो, क्या हो जाएगा d, n के स्थान पर n+1 लैम्डा अपॉन d माइनस xn d n लैम्डा अपॉन d। तो यहां से बीटा इज इक्वल टू d लैम्डा अपॉन d कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहां पर n+1 माइनस n से n कैंसिल हो गया तो बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया स्टूडेंट, d लैम्डा अपॉन d। ये मिल गया अपने को क्या, अदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो अपने को यहां पर इस समीकरण की सहायता से मिल गई, बीटा बराबर d लैम्डा अपॉन d। क्योंकि दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच में
एक अदीप्त फ्रिंज बनती है स्टूडेंट। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में देखिए इस ओर क्या है स्टूडेंट कि यदि बिंदु P पर NV अदीप्त फ्रिंज बनती है, NV अदीप्त फ्रिंज बन रही है तो इससे आगे वाली अदीप्त फ्रिंज N+1V। यदि बिंदु P पर 7वीं अदीप्त फ्रिंज बन रही है तो उससे आगे वाली है 8वीं अदीप्त फ्रिंज। और इन दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच में क्या है स्टूडेंट, एक दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है। इन दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच में एक दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है। तो यदि इन दोनों क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियों का अंतर प्राप्त कर लें तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, तो यहां पर अपने को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। तो दूसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन में दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कैलकुलेट कर रहे हैं। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, इस ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई क्या मिलेगी, ये चौड़ाई यहां पर ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट। कैसे, इस फ्रिंज की चौड़ाई को भी अपन बीटा मान लें तो N+1V अदीप्त फ्रिंज की स्थिति xN+1 इसमें से NV अदीप्त फ्रिंज की स्थिति को घटा दो, 8वीं फ्रिंज की स्थिति में से 7वीं फ्रिंज की स्थिति को घटा दें तो उनके बीच में बनने वाली उस दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर बीटा इज इक्वल टू अदीप्त फ्रिंज की स्थिति का समीकरण कैलकुलेट कर चुके स्टूडेंट, विनाशी व्यतिकरण की अवस्था में अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, ये N+1V अदीप्त फ्रिंज की स्थिति है तो N के स्थान पर N+1 कर दें तो क्या मिल जाएगा, D N+1 माइनस हाफ लैम्बडा अपॉन D माइनस xn क्या है, D n माइनस हाफ लैम्बडा अपॉन D। तो यहां से बीटा इज इक्वल टू डी लैम्बडा अपॉन डी कॉमन ले लिया, क्या बच गया स्टूडेंट, N+1 माइनस हाफ माइनस n प्लस हाफ, ये माइनस n और ये माइनस माइनस प्लस हाफ, तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये n से n कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1। तो बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, डी लैम्बडा अपॉन डी। तो यहां पर क्या मिल गया स्टूडेंट, ये क्या है स्टूडेंट, यहां पर क्या है, यहां पर ये किस फ्रिंज की चौड़ाई है, उस दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई है। और यहां पर स्टूडेंट ये क्या था, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ये है और दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो ये। दोनों समीकरणों को ध्यान से देखो स्टूडेंट, क्या है, दोनों समीकरण एक समान प्राप्त हो रहे हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है स्टूडेंट, व्यतिकरण प्रतिरूप में प्राप्त होने वाली दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो एक समान प्राप्त होती है। व्यतिकरण प्रतिरूप में प्राप्त होने वाली दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान प्राप्त होती है। और इन फ्रिंजों की जो चौड़ाई है स्टूडेंट वो 3 कारकों पर निर्भर कर रही है। वो 3 कारक कौन से हैं, देखो यहीं पर मेंशन कर रहा हूं। बीटा का मान अनुक्रमानुपाती है डी के, बीटा का मान अनुक्रमानुपाती है लैम्बडा के, और तीसरी स्टूडेंट बीटा का मान व्युत्क्रमानुपाती है डी के, स्मॉल डी के। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रिंजों की चौड़ाई किन कारकों पर निर्भर करती है। व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंजों की चौड़ाई किन कारकों पर निर्भर कर रही है, इन दोनों समीकरणों से स्पष्ट हो रहा है। फ्रिंजों की चौड़ाई स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती है। यदि इनके बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ेगी, और बीच की दूरी को बढ़ाते तो फ्रिंजों की चौड़ाई तो बढ़ रही है लेकिन उनकी तीव्रता कम हो जाएगी। फिर फ्रिंजों की चौड़ाई स्रोतों से आने वाले तरंगों की तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती है। यदि तरंग दैर्घ्य का मान अधिक होता है तो क्या होगा, फ्रिंजों की चौड़ाई अधिक होगी। इससे स्पष्ट हुआ कि लाल रंग के प्रकाश की फ्रिंज चौड़ाई बैंगनी रंग के प्रकाश की फ्रिंज चौड़ाई की तुलना में अधिक होती है।
लाल रंग का प्रकाश यूज में लेते हैं तो व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंजों की चौड़ाई अधिक होगी, और बैंगनी रंग के प्रकाश का उपयोग करते हैं तो व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंजों की चौड़ाई कम होगी। तीसरा कारक है फ्रिंज चौड़ाई का मान दोनों स्रोतों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन दोनों स्रोतों के बीच की दूरी जितनी कम होगी, व्यतिकरण प्रतिरूप में प्राप्त होने वाले फ्रिंजों की चौड़ाई उतनी ही अधिक होगी, और व्यतिकरण प्रतिरूप में स्पष्ट विपर्यास मिलेगा दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रिंज चौड़ाई किन कारकों पर निर्भर करती है, तो वे 3 कारक ये है। सही है स्टूडेंट। तो यहां पर आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, थॉमस यंग के प्रयोग की जो डेरिवेशन है वो डिस्कस की है स्टूडेंट, जिसकी सहायता से दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति और उनकी चौड़ाई का आकलन किया है। बोर्ड एग्जाम के लिए 100% एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अच्छी तरह क्लियर करना। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और यदि स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है, और लाइक बनता है तो अपने दोस्तों को आप शेयर भी कीजिए। और स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट। आज की